नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज का, और टेस्ट सीरीज के सेशन 1 की बात करेंगे। टेस्ट सीरीज पहली की बात करेंगे अपन। राजस्थान 360 में सभी का दोस्तों स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मित्रों, अपन अनअकैडमी से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं देखिएगा। प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आप पा सकते हैं ढेर सारे ऑफ़र, यानी अनलिमिटेड ऑफ़र आप पा सकते हैं। बहुत सारे ढेर सारे ऑफ़र अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहाँ पर ढेर सारे ऑफरों की जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अबाउट मी, मेरे बारे में यदि थोड़ा जानना चाहते हो तो मैं मनोज कुमार, MA BEd नेट, स्पेशलाइजेशन मित्रों हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की यदि थोड़ी सी बात करते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी विषय की, हिंदी विषय की व्याकरण के संबंध में बात कर रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास रहती है ये अपनी। चलिए दोस्तों, देखिएगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेहतर और बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। क्यों है गुणवत्तापूर्ण, क्या क्या मिलता है जिसके कारण गुणवत्ता की श्रेणी में प्रथम श्रेणी पर है, देखिएगा। डेली लाइव क्लास। मित्रों, डेली लाइव क्लास होती है जिसके अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और साथ ही साथ पोल में आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स की यदि अपन बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्स जो कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं, उसी प्रकार लाइन टू लाइन एग्जाम को सिलेबस या पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिलेबस का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने हेतु बहुत उपयोगी है। लाइव टेस्ट एंड क्विज की यदि अपन बात करें तो मित्रों, लाइव टेस्ट एंड क्विज के अंतर्गत आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट और क्विज का जो प्रबंध है, टेस्ट की आप डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। एक मित्रों, अनलिमिटेड एक्सेस की बात है तो अपन कह सकते हैं कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, दोस्तों एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लेने के बाद आप सब्सक्रिप्शन कितने महीने का लेते हैं ये आगे बात करेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की यह है गुणवत्ता है जो कि अन्य प्लेटफॉर्मों से पृथक, अन्य प्लेटफॉर्म से श्रेष्ठ और गुणवत्तापूर्ण बनाती है। देखिए मित्रों, यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 2 वर्ष के लिए आपको पास सिलेबस उपलब्ध है। मित्रों, मैंने 2 वर्ष को हाईलाइट इसलिए कर रखा है कि आप किसी भी भर्ती को देख लो, सभी भर्तियों के अंतर्गत चाहे आप आरएस देखें, फर्स्ट ग्रेड देखें, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर एलडीसी देखें, या फिर आप पटवार की भर्ती की बात करें, सभी भर्तियों के अंतर्गत यदि मित्रों बात करें तो लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है। और 2 वर्ष की फीस है आपके लिए 8,400 रुपये। इसका मतलब बार बार फीस देने से बचे, एक बार फीस दे करके अपना सब्सक्रिप्शन लें। और यदि 8,400 रुपये में भी आप छूट पाते हैं तो मित्रों क्या 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा यदि आप मेरा रेफरल कोड मनोज10 यूज करते हैं तो। और ये कोर्स आपको मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों, आज की इस टेस्ट श्रृंखला का आगाज करते हैं। ये रहेगा हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज भाग फर्स्ट। टेस्ट सीरीज के भाग फर्स्ट की अपन बात करते हैं। आपके पास पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द है। आपको ये बताना है कि इनमें से देशज शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके पास वत्स, दूसरा आपके पास पछतावा, तीसरा आपके पास नारियल और चौथा है आपके पास रेवड़। वत्स का बच्चा होता है मित्रों, वत्स तत्सम होता है, पछतावा तद्भव होता है, नारियल नारिकेल का नारियल बनता है,
इसका मतलब ये कैसा है, तद्भव है। और रेवड़ शब्द है वो कैसा है, देशज शब्द है। कैसा शब्द है, रेवड़ शब्द की यदि बात करें तो रेवड़ शब्द है वो कैसा शब्द है, देशज शब्द है। मित्रों, देशज शब्द किन्हें कहा जाता है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता है, या पर आमतौर पर क्षेत्रीय बोलियों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो आम जन अपन काम में लेते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, वो बन सकता है क्या, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई क्या मित्रों, कोई निश्चित स्रोत नहीं होता, कोई निश्चित क्या नहीं होता दोस्तों, स्रोत नहीं होता, उन्हें भी क्या कहा जाता है, देशज शब्द ही कहा जाता है। वो की भी किसकी श्रेणी में आते हैं, देशज शब्दों की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अच्छी प्रकार से। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों दूसरा आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, देखिएगा दूसरे प्रश्न में लिखा गया है कि किस कर्म में भद्र का तद्भव रूप होगा। आपको ये बताना है कि इनमें से तद्भव रूप क्या होगा, भद्र का तद्भव रूप क्या होगा, बताइएगा। भद्र का तद्भव रूप क्या होता है। भद्र का अर्थ वैसे बुरा होता है, भद्र का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, सॉरी भद्र मतलब क्या, श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और भद्र का जो तद्भव रूप होगा वो होगा भला, क्या होगा, भला होगा। भद्र का बधा नहीं होता है मित्रों, क्या नहीं होता है, भद्र का बधा नहीं होता है। भद्र का तद्भव रूप क्या होता है, भला होता है, क्या होता है, भला होता है। तो विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भद्र का क्या होता है, भला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रखा है कि इस वाक्य में यशोदा एवं लक्ष्मी शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, यानी यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यहाँ पर क्रमशः यशोदा और लक्ष्मी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। और उनमें क्या पूछ रखी है, संज्ञा पूछ रखी है कि क्रमशः संज्ञा कौन सी होगी। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति सूचक शब्द है, क्या है, यदि कोई व्यक्ति सूचक शब्द है और व्यक्ति सूचक शब्द को यदि अपन किसके रूप में काम में ले लेते हैं, उपमा के रूप में काम में ले लेते हैं, किसके रूप में, उपमा देने के रूप में काम में ले लेते हैं, तो दोस्तों उपमा सूचक शब्द में, किसमें, उपमा सूचक शब्द में, उपमा सूचक शब्द में सदैव कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों कौन संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। वैसे लक्ष्मी व्यक्तिवाचक है, लेकिन लक्ष्मी की क्या दी गई है, उपमा दी गई है, किसको, यशोदा को। इसका मतलब यशोदा की यदि बात करें तो दोस्तों यशोदा के अंतर्गत संज्ञा है वो कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। और यदि लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी के अंतर्गत संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है, कौन सी है, जातिवाचक है। ओके, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक वाले ऑप्शन का चुनाव कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्रमशः व्यक्ति और जाति हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की दोस्तों अपन बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके पास देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ आपके पास कि पशुता शब्द का या पशुता शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यानी कौन सी संज्ञा है इसके अंतर्गत, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा का है। आपको ये बताना है कि पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, या फिर जातिवाचक संज्ञा का। बताइएगा दोस्तों कि किस संज्ञा का उदाहरण है। वेरी गुड, किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यदि पशुता शब्द की अपन बात करें तो पशुता के अंतर्गत पशु शब्द है वो कौन सी संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है।
कौन संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक संज्ञा से पशु में ता या फिर त्वय प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? पशुता या फिर क्या बनता है? पशुत्व बनता है। पशुता या फिर क्या बनता है? पशुत्व बनता है। और पशुता तथा पशुत्व के अंतर्गत संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। कौन संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा, कौन संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके पास पांचवा प्रश्न देखिएगा क्या है। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तुम्हारा विश्वास में नहीं करूंगा, तुम्हारा विश्वास में नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में क्या मित्रों? सर्वनाम पदों की संख्या है। आपको यह बताना है कि उक्त वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम पद कितने हैं, सर्वनाम पद कितने प्रयुक्त हुए हैं। वाक्य का विश्लेषण कर सकते हो। करूंगा क्या है? क्रिया है, ठीक है। और करेगा क्या है? क्रिया है। ये तो दोनों क्रियाएं हैं, ठीक है। अब आपको यह बताना है कि इसमें सर्वनाम कितने हैं। नहीं नकारात्मकता है, विश्वास भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है? अव्यय शब्द है। अब देखिएगा, तुम्हारा, मैं और कौन, ये क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। इसका सर्वनामों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसका मतलब 3 नंबर विकल्प में 3 ही दे रखा है। इसका मतलब पांचवें प्रश्न के अंतर्गत यदि आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम पदों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों विदित रहे, सर्वनाम पदों की संख्या है वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। उम्मीद करता हूँ कि ध्यान रह जाएगा ये कि कितनी होती है? 3 होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठवां प्रश्न देखिएगा आपके पास क्या है। छठवें प्रश्न में आपसे सर्वनाम के संबंध, विशेषण के संबंध में पूछा गया है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। आपको यह बतलाना है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। रैली में लाखों लोग पहुंचे, रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, और चौथा है वह खंबा गिर जाएगा, वह खंबा गिर जाएगा। आपको यह बताना है कि सार्वनामिक विशेषण किस में है। और सार्वनामिक विशेषण किससे बनता है दोस्तों? सर्वनाम शब्दों से बनता है। किससे बनता है? सर्वनाम शब्दों से बनता है। और यदि सर्वनाम क्या मित्रों? यदि सर्वनाम शब्द के क्या तुरंत बाद यदि कोई क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है, तो किसका सूचक बन रहा है? सार्वनामिक विशेषण का बन रहा है। सार्वनामिक विशेषण किससे बनाया जाता है? यह से, वह से, ये से, वे से, ठीक है। यह वह ये वे से बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है? कोई किसी से बनाया जाता है, जो कि अनिश्चयवाचक का होता है, ये निश्चयवाचक का होता है, ठीक है। और एक प्रश्नवाचक से बनाया जाता है, जो होता है आपके पास कौन। और एक होता है संबंधवाचक, और संबंधवाचक से बनाया जाता है जो वह से। किससे बनाया जाता है? जो वह से। आप चुनाव कर लीजिए कि इनमें से कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त तो हुआ है। देखिएगा, रैली में लाखों लोग पहुंचे, ये लाखों किसके लिए आया है? लोगों के लिए आया है। इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है। किसका काम कर रहा है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और थोड़ा दूध लाया हूँ, थोड़ा दूध है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, पन्नों को गिना जा सकता है, इसका मतलब काउंटेबल है। काउंटेबल है लेकिन निश्चित संख्या नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, यहाँ क्या लिखा है? वह खंबा गिर जाएगा। वह किसके लिए काम लिया? खंबे के लिए काम लिया। सॉरी भाई। और ये वह के तुरंत बाद ही क्या आ गया? खंबा आ गया। क्या आ गया? खंबा आ गया। इसका मतलब इस जगह सर्वनाम सर्वनाम का कार्य न करके सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है दोस्तों। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सातवें प्रश्न की। और सातवां प्रश्न आपके पास क्या है? सातवां प्रश्न आपको शब्द शुद्धि से संबंधित पूछा गया है। यानी
शुद्ध शब्द होगा किसका? विद्युत ज्योति का। आपको ये बताना है कि विद्युत ज्योति का शुद्ध रूप क्या होता है। मैं इतना आपको इतला देता हूँ या बता देता हूँ कि विद्युत प्लस क्या होता है? शब्द ज्योति होता है। विद्युत प्लस क्या होता है? ज्योति होता है। विद्युत प्लस ज्योति होता है तो मित्रों व्यंजन संधि के प्रभाव से तय जय में बदल जाएगा। तय आधा है, जय आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये शब्द हो गया विद्युत ज्योति। इसको शब्द को सही पढ़ो, देखो विद्युत ज्योति होता है, इसका जय डबल आता है विद्युत ज्योति में। और ये देख लीजिएगा किस ऑप्शन के अंदर लिखा है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, विद्युत ज्योति हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विद्युत ज्योति हो जाएगा। 8वें प्रश्न की बात कीजिएगा। 8वां प्रश्न भी शब्द शुद्धि से रिलेटेड है और पूछा गया है कि किस क्रमांक का शब्द क्या है मित्रों? शुद्ध है। आपको ये बताना है कि किस क्रमांक का शब्द है वो क्या दिया हुआ है? शुद्ध दिया हुआ है। मित्रों यदि अपन बात करते हैं प्रोज्वल शब्द की, प्रोज्वल शब्द के अंतर्गत दोनों जय क्या होते हैं? आदि आते हैं। और प्रोज्वल शब्द का खंडन क्या होता है? प्रय प्लस उज्ज्वल होता है। इसका उज्ज्वल के अंतर्गत भी जय दोनों क्या आते हैं? आदि आते हैं। और एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है प्रज्वलित। दोस्तों प्रज्वलित शब्द के अंतर्गत जय एक ही आता है, वो भी आधा आता है। प्रज्वलित शब्द के अंतर्गत जय एक ही आता है, वो भी क्या आता है? आधा आता है। उज्ज्वल शब्द की यदि बात करें तो दोनों जय आधे आते हैं, और प्रोज्वल की बात करें तो भी दोनों जय आधे आते हैं। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया किसके संबंध में है? उज्ज्वल के संबंध में पूछा गया है। इसका मतलब विकल्प नंबर 3 के अंतर्गत दिया गया है, वो क्या दिया गया है? उज्ज्वल दिया गया है, जो कि क्या है? सही है, शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। 9वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न भी आपको शब्द शुद्धि के संबंध में पूछा गया है, और वो पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी है। आपको ये बताना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसके अंतर्गत है, यानी अशुद्ध शब्द किसके अंतर्गत लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ आपके पास पुनरावलोकन, एक लिखा आपके पास सौंदर्य, तीसरा लिखा हुआ आपके पास पुनरागमन, और चौथा लिखा हुआ आपके पास अभ्यारण्य। चुनाव कीजिए दोस्तों कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी अशुद्ध वर्तनी किसकी है। आपको ये चुनाव करना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पुनरावलोकन होता है, सौंदर्य होता है, पुनरागमन होता है, या फिर अभ्यारण्य होता है। दोस्तों एक एक की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर है पुनरावलोकन। इसका मतलब ये होता है पुनः प्लस क्या होता है दोस्तों? अवलोकन होता। क्या होता है? पुनः प्लस अवलोकन होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, और र क्या होगा? आधा होगा। इसका र में ए जोड़ा जाए तो क्या होता है? र पूरा हो जाएगा, रा नहीं र बनेगा। तो पुनः प्लस अवलोकन से शब्द बनता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं होता है। पुनरावलोकन नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, यहाँ यदि आ होता तो अपन रा करते। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे, पुनः प्लस क्या? आगमन, पुनः प्लस आगमन। यदि ऐसा होता तो अपन जरूर विचार करते, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, और र में क्या जुड़ जाएगा? आ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता पुनरागमन। क्या हो जाता? पुनरागमन। और यहाँ पर लिखा गया है सौंदर्य, और सौंदर्य शब्द का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? सुंदर में यह प्रत्यय जुड़ने से सौंदर्य बना है। प्रारंभिक स्वर में वृद्धि हुई है, ऊ का औ हो गया, आधा न हो गया, द हो गया, और आधा रे कहाँ पर चला गया? ये के ऊपर चला गया। इसका सुंदर प्लस ये से सौंदर्य, ये शब्द भी शुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ आपके पास अभ्यारण्य। दोस्तों अभ्यारण्य शब्द के अंतर्गत भय क्या आता है? पूरा आता है। अभ्यारण्य शब्द की यदि बात करें तो भय क्या आता है? पूरा आता है। ये इस प्रकार से होता है, ए प्लस क्या होता है? भय प्लस क्या होता है? अरण्य होता है। ए प्लस भय प्लस क्या होता है? अरण्य होता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, भय का मतलब होता है डर, ए का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब ऐसा जंगल जहाँ जीव जंतुओं को किसी प्रकार का कोई क्या ना हो, भय न हो, उसे क्या कहा जाता है? अभ्यारण्य कहा जाता है। और यदि इसकी संधि करोगे तो ये होगा अभय प्लस क्या? अरण्य, यानी भय से क्या मित्रों? रहित। अभय प्लस क्या हो जाएगा? अरण्य हो जाएगा। ठीक है, अभय प्लस क्या हो जाएगा? अरण्य हो जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अभ्यारण्य शब्द में भय पूरा आता है, और अतिशोक्ति शब्द में, अतिशोक्ति में शय पूरा आता है। ये काफी बार पूछे जाते हैं। अभ्यारण्य में भय पूरा और अतिशोक्ति में शय पूरा आता है। सदैव ध्यान रखिएगा इस चीज का विशेष रूप से। ओके, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न आपके पास क्या है? 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है
हालांकि मैंने ये प्रश्न आपको करवाया है। 10वें प्रश्न के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो कि अपने आज तक पढ़े हैं उन्हीं का सभी का मिश्रण चलेगा आपने टेस्ट सीरीज के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में। 5 भाग ही है, ठीक है, जो कि दीपावली के उपलक्ष्य पे आपको दिया कार्य दिया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। वह दंड के योग्य है। दूसरा है उसका बहुत भारी सम्मान हुआ। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। और चौथा है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, रेलवे के 1 नंबर आएगा, कई 2 नंबर आएगा, कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई 3 नंबर आएगा। इसका मतलब पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य के अंतर्गत, इसका मतलब ये तो शुद्ध अशुद्ध है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ नहीं भाग खड़ा हुआ, क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ, इसका मतलब दौड़ना नहीं, इसका भागना आएगा, इसका मतलब क्रिया संबंधी अशुद्धि है। उसका बहुत भारी सम्मान हुआ, उसका बहुत और भारी दोनों नहीं आते, क्योंकि भारी किसके लिए आता है, निर्जीव प्राणीवाचकों के लिए होता है, और प्राणीवाचकों के लिए अपन बहुत शब्द का काम लेते हैं। इसका इसके भारी गलत है, इसका मतलब उसका बहुत सम्मान हुआ। और पहला वाक्य क्या, वह दंड के योग्य है, यह वाक्य सही है। दोस्तों, वाक्य कैसा है, शुद्ध वाक्य है। कैसा है, शुद्ध वाक्य है। ओके ओके गाइस, 10 प्रश्नों की अपन ने बात कर ली है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है अपने पास। 11वें प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि उक्त वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है। क्या हर एक ने जूते पहन रखी है, हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में क्या, इस वाक्य में है अशुद्धि किसकी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, या फिर वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है। आपको यह बताना है कि किस संबंधी अशुद्धि है। अब आपको पता तो चल गया होगा कि हर एक ने जूते पहन क्या दोस्तों रखी है या फिर रखे हैं। सर यहाँ पर तो आएगा तो रखे हैं, ठीक है, रखे आएगा। इसका मतलब मित्रों यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है रखी, क्या क्रिया संबंधी अशुद्धि है, लेकिन क्रिया संबंधी यहाँ दे नहीं रखी है। इसका मतलब किसकी ओर जाएंगे अपन, वचन की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे। किस संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है। क्यों, क्योंकि जूते पहन रखे हैं आना चाहिए था, यानी यहाँ पर शब्द दे रखा है, वो क्या दे रखा है, एक वचन दे रखा है, और इसका रूप क्या होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, रखा तो आप कर ही नहीं सकते, नहीं सकते, रखा करते तब तो आप लिंग संबंधी अशुद्धि करते। ठीक है, वचन संबंधी क्या है दोस्तों, अशुद्धि है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12वें प्रश्न की। और 12वां प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 12वें प्रश्न में लिखा हुआ है आपके पास युग्म शब्द। क्या पूछा गया है, 12वें प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा है युग्म शब्द। मैंने सभी टॉपिकों को मिश्रण में लिया है और सभी टॉपिकों के मिश्रण में प्रश्न है। देखिएगा 12वें प्रश्न की यदि दोस्तों अपन बात करें तो 12वां प्रश्न आपके पास कि अभिराम अविराम, अभिराम अविराम शब्द युग्म का अर्थ है, यानी इनका दोनों का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। क्या अभिराम अच्छा होता है, अविराम लगातार होता है। क्या अभिराम का अर्थ लगातार और अविराम मतलब सुंदर होता है। क्या अभिराम का अर्थ राम होता है और अविराम का अर्थ लगातार होता है, या फिर अभिराम का अर्थ सुंदर और अविराम का अर्थ लगातार होता है। दोस्तों, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर, और अविराम का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। ठीक है, तो लगातार 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 इनमें दे रखे थे, इसमें तो दे ही नहीं रखा था, इसका मतलब ये तो पहले से ही कट गया अभिराम वाला। तो इसका मतलब क्या राम हो सकता है, राम तो नहीं है। कि अभिराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। क्या होता है, सुंदर होता है। और अविराम का अर्थ क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। पर्टिकुलर सुंदर के लिए काम लिया जाता है, अभिराम शब्द न कि अच्छे के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ देखिएगा। 13वें प्रश्न में लिखा हुआ आपके पास कि किस क्रमांक में अजीर अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है। अजीर का अर्थ वैसे क्या होता है दोस्तों, अजीर का अर्थ अगर आप निकाल लेते हैं तो इसमें से निकाला जा सकता है, निकाल सकते हो आप। अचीर, अचीर जो क्या नहीं है,
चेर परिचित नहीं है। अजीर का अर्थ क्या होता है? अजीर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? अजीर आंगन होता है। तो अचीर क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। ठीक है, अचीर का अर्थ क्या होता है? नवीन होता है। और अजीर का अर्थ क्या होता है? आंगन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब अजीर मतलब आंगन हो गया और अचीर मतलब क्या हो गया? नवीन हो गया। किया जा सकता है आसानी से, सरलता से अपन कर सकते हैं इसको संपन्न। चलिए दोस्तों 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा आपके पास पर्यायवाची से संबंधित है। इनमें से ब्रह्मा, क्या है दोस्तों? इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या ब्रह्मा का पर्यायवाची चक्रपाणी होता है? चक्र पाणी मतलब हाथ, चक्रपाणी होता है। क्या विरच्ची होता है? क्या गंगाधर होता है? या फिर त्रिलोचन होता है? त्रिलोचन तो आप कभी नहीं कर सकते, तो चक्रपाणी भी आप नहीं कर सकते, तो आप गंगाधर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या मित्रों? गंगा को धारण करने वाला गंगाधर भागीरथ। इसका मतलब देखिएगा विरच्ची, क्या विरंची, विरंची किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। क्या है? ब्रह्मा जी का क्या है? पर्यायवाची है। ओके, चलिए दोस्तों 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वें प्रश्न में आपके पास लिखा हुआ है और वो पर्यायवाची का ही लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि, किसका पूछा गया है? इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या पावक नहीं होता है? क्या वैश्वानल नहीं होता है? क्या कृषाणु नहीं होता है? क्या अनिल नहीं होता है? फटाफट बताइए कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक अग्नि को ही कहा जाता है। वैश्वानर किसको कहा जाता है? अग्नि को ही कहा जाता है। और कृषाणु भी किसको कहा जाता है? अग्नि को ही कहा जाता है। दोस्तों एक तो होता है अनल, क्या होता है? अनल। और एक होता है अनिल, क्या होता है? अनिल। अनल का अर्थ तो क्या होता है? आग ही होता है। आग मतलब क्या होता है? अग्नि ही होता है। लेकिन अनल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा या फिर क्या होता है? वायु होता है। क्या होता है? हवा या फिर क्या होता है? वायु होता है। इसका मतलब अनिल है उसको किसका पर्यायवाची है? हवा का, वायु का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों 16वें प्रश्न की बात करते हैं। और 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है विलोम शब्द के संबंध में। क्या इसके संबंध में पूछा गया है? विलोम शब्द के संबंध में पूछा गया है। और पूछा गया है कि चिरंतन का विलोम शब्द है। आपको यह बताना है चिरंतन का विलोम क्या होता है। चिरंतन का विलोम क्या होता है? चिरंतन का विलोम क्या होता है? क्या अलौकिक होता है? लौकिक होता है? नश्वर होता है? नैसर्गिक होता है? नैसर्गिक का तो कृत्रिम होता है, आप जानते हो। लौकिक का अलौकिक होता है। देखो यहाँ ही पढ़े, लौकिक का क्या होता है? अलौकिक होता है। और नैसर्गिक का क्या होता है दोस्तों? नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक कृत्रिम होता है। इसका मतलब चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। किया जा सकता है आसानी से, सरलता से, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलिएगा 17वें प्रश्न के अंतर्गत आपके पास लिखा हुआ है स्थावर। क्या लिखा हुआ है? स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। क्या सचल होता है? चंचल होता है? जंगम होता है? या चेतन होता है? स्थावर का अर्थ क्या होता है? एक जगह न रुकना। और जंगम क्या हो जाता है? रुक जाना हो जाता है। इसका मतलब स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? वेरी गुड दोस्तों, क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। स्थावर का विलोम है वो क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। याद रह जाएगा कि स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है, 18वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 18वें प्रश्न के अंतर्गत भी आपसे विलोम शब्द के संबंध में पूछा गया है। देखो मित्रों, अपन इन पर बहुत कम ध्यान देते हैं, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। विलोम शब्द है, क्या है? पर्यायवाची है ना? विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वन वर्ड है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं। इनके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और अपन लगे रहते हैं संधि समास उपसर्ग पढ़ते, संधि समास उपसर्ग पढ़ते, है ना? और प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं संधि समास उपसर्ग पढ़ते से एक एक प्रश्न आता है, जबकि पर्यायवाची विलोम शब्दों से दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सांस आपको पूछा गया था कि श्वास का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों वेरी गुड, क्या होता है? निश्वास होता है। क्या होता है? निश्वास होता है। किया जा सकता है। श्वास का विलोम क्या होता है? निश्वास होता है। ओके दोस्तों, 18वें प्रश्न की अपन बात कर चुके हैं और श्वास का विलोम अपन कर चुके हैं। वो कर चुके हैं क्या?
निश्वास। क्या कर चुके हैं? निश्वास। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए दोस्तों 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वें प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, देखिएगा 19वें प्रश्न में नानी के आगे ननिहाल का बखान करना। क्या करना? नानी के आगे ननिहाल का बखान। नानी के आगे ननिहाल का क्या दोस्तों? बखान। आगे पूछा गया है का अर्थ इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा होगा अर्थ? क्या ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है, अनजान को ज्ञान देना होता है, या फिर रहस्य का उद्घाटन करना होता है? नानी के आगे ननिहाल का बखान। नानी ये जानती है बेटो कि तुम्हारा ये ननिहाल है, फिर भी आप कहते हैं कि हे ननी ये हमारा ननिहाल है। इसका मतलब ज्ञान के सामने ज्ञान का क्या करना? प्रदर्शन करना। यही होगा इसका उचित अर्थ। क्या होगा? ज्ञान के सामने ज्ञान का क्या करना? प्रदर्शन करना। नानी के आगे ननिहाल का बखान का अर्थ है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिएगा 20वें प्रश्न की यदि बात करें तो मित्रों 20वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वसंत के कोकिल। क्या पूछा गया है? वसंत के यानी बसंत के कोकिल। बसंत के कोकिल का अर्थ क्या होता है? बसंत के कोकिल का अर्थ क्या होता है? कटु आवाज में बोलना होता है, इतरा इतरा कर चलना होता है, कुरूप का श्रृंगार करना होता है, या फिर यदा कदा दृष्टिगत होना होता है। बसंत के कोकिल यानी कोयल है, वो अपनी मधुर वाणी और अपनी मधुर कूक है, वो किस ऋतु में सुनाती है और किस ऋतु में सुनाई देती है अपने को? बसंत ऋतु में सुनाई देती है। इसका मतलब बसंत ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब यदा कदा दृष्टिगत होना होता है, यानी कभी 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 कभार क्या हो जाता है? दृष्टिगत होता है, यानी कभी कभी दिखाई देता है। तो बसंत के कोकिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यदा कदा दृष्टिगत होना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 21वां प्रश्न, और 21वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? वही पूछा गया है अर्थ के आधार पर कि नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों मुहावरों के अंत में क्या आता है? ना आता है, और उनकी भाषा शैली है वो कैसी होती है? गद्यात्मक होती है। क्या होती है? गद्यात्मक होती है। ठीक है, गद्यात्मक होती है, जबकि लोकोक्तियों की भाषा शैली है वो क्या होती है? जटिल। क्या होती है? जटिल होती है। और वैसे शब्दावली है वो होती है पद्यात्मक। कौन सी होती है? पद्यात्मक होती है। ठीक है, तो नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इज्जत उतारना होता है। क्या? इज्जत उतार देना होता है, घृणा प्रकट करना होता है, बहुत परेशान करना होता है, या फिर असंभव कार्य करना होता है? बताइएगा फटाफट कि इज्जत उतारना होता है, घृणा प्रकट करना होता है, या फिर बहुत परेशान करना होता है, या फिर असंभव कार्य करना होता है। नाक पर सुपारी तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा जटिल काम होता है। इसका मतलब असंभव कार्य करना। क्या करना? असंभव कार्य करना। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। क्या होता है दोस्तों? असंभव कार्य करना होता है। आपके पास 22वां प्रश्न लिखा गया है, और 22वें प्रश्न लिखा गया है अध जल गगरी छलकत जाए। क्या लिखा गया है? अध जल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अध जल गगरी छलकत जाए। देखो पद्यात्मक शैली है, पद्यात्मक शैली को पहचाना जा सकता है। अध जल गगरी छलकत जाए। मैं कह रहा हूँ कि लोकोक्ति और मुहावरे में जब अंतर पूछा जाता है तो सिर्फ आप किस पर जाएं? शब्दावली पर जाएं। किस पर जाएं? शब्दावली पर जाएं कि उसकी शब्दावली कैसी है। यदि सहज या फिर सरल शब्दावली में लिखा गया है, इसका मतलब वो क्या है? मुहावरा है। और यदि शब्दावली क्या है? जटिल है। जैसे यहाँ पर लिखी है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, का अर्थ क्या होता है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना होता है, या अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना होता है, या अत्यधिक बोलना होता है, या फिर संभल कर न चलना होता है? बताइएगा। अधगगरी छलकत जाए, इसका मतलब थोड़ी विद्या धन या फिर बल होने पर क्या करने लग जाते लोग? इतराने लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? अध जल गगरी छलकत जाए का हो जाएगा थोड़ी विद्या धन या बल होने पर लोग क्या करने लग जाते हैं? इतराने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? इतराने लग जाते हैं। देखिएगा 23वें प्रश्न की यदि बात करें तो दोस्तों 23वें प्रश्न में क्या कहा गया है? 23वें प्रश्न में कहा गया है कि पक्ष शब्द
किस अर्थ का क्या वाचक नहीं है, क्या वाचक नहीं है। ये आपके सिलेबस में चलता है अनेकार्थक। क्या चलता है? अनेकार्थक। अनेकार्थक से उठाया गया प्रश्न है कि पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है, आपको ये बताना है। क्या पखेरु, क्या पंख, क्या पखवाड़ा, क्या पार्श्व। देखिएगा दोस्तों, पार्श्व को तोड़ते हैं तब टूटता है पशु प्लस ए में। किस में टूटता है? पशु प्लस किस में टूटता है? ए में टूटता है। ठीक है, पार्श्व है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पार्श्व है, पशु में तो नहीं टूटेगा ये। प्रसव प्लस ए ही है, प्रसव प्लस ए ही है, प्रसव प्लस ए पार्श्व बन जाएगा। हाँ प्रसव है मित्रों, ध्यान रखना, प्रसव प्लस ए से पार्श्व बना है। तो यदि मित्रों बात करें तो क्या नहीं है? पार्श्व नहीं है। किसका? पक्ष का सही अर्थ का वाचक क्या नहीं है? पार्श्व नहीं है। ठीक है, प्रसव प्लस क्या? ए पार्श्व। प्रसव तो जानते हो ना, प्रसव, प्रसव जानते हो, प्रशा, प्रशा तो जानते हो ना, कठोर वज्र हथियार को कहा जाता है। 24वां प्रश्न आपके पास देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 24वां प्रश्न लिखा हुआ है आपके पास, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? बताइएगा कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जो छोटा हो उसे कहते हैं। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, क्या उसे कहते हैं? या फिर जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, उसे कहते हैं? या फिर जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, उसे कहते हैं? बताइए दोस्तों। साधारण वाक्य की पहचान होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? एक ही उद्देश्य, क्या होता है? एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य और एक ही क्या होता है? एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। उस वाक्य को किसके नाम से जाना जाता है? साधारण वाक्य के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, उस वाक्य को क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा प्रयास किया गया था समझाने का कि जिसमें एक कर्ता, कर्ता तो अनेक हो सकते हैं, एक ही क्यों हो सकते हैं? कर्ता के अंतर्गत यानी उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता व कर्ता का विस्तारक सम्मिलित होता है। इसका उद्देश्य और विधेय को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। शेष वाक्य विधेय में आता है, क्रिया भी किसके अंतर्गत आती है? विधेय में ही आती है। ठीक है, चलिएगा। इस क्लास की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके पास 25-25 प्रश्नों की 5 टेस्ट सीरीज है। बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे प्रकार से करना है आपको। ज़्यादा लंबा समय नहीं लिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज का भाग प्रथम ये खत्म हो गया मित्रों। अंतिम प्रश्न है ये, और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है लिंग से संबंधित। और लिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से आपको ये चुनाव करना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है? नाम को सही पढ़ा करो। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। देखो, रचयिता, एक तो ये शब्द लिखा है, एक लिखा आपके पास रचयिता। इन दोनों शब्दों को पढ़ो, आप पढ़ो। देखो, रचयिता थोड़ा होता है, रचयिता बोलते हैं मतलब रच, रचयिता क्या बोलते हैं? रचयिता। इसका च आएगा, ची नहीं आएगा। थोड़ा सा बोल करके देख लिया वो किया जा सकता है। इसको देखो, पढ़ो इसको। कवि थोड़ा बोलते हैं अपन, कवयित्री बोलते हैं, ये अपन मात्रा आएगी। इसका ना कवि का क्या मित्रों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? कवयित्री है। कौन सा है? कवयित्री है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है? कवयित्री होता है। कौन सा होता है? कवयित्री होता है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का भाग पहला पूरा हो गया। 25-25 प्रश्नों की ये आपके पास 5 टेस्ट सीरीज है जो कि दीपावली के अवकाश में आपको पूर्ण करनी है। ओके, चलिए मित्रों, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान 360 में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अनअकैडमी के इस चैनल को दोस्तों आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और यदि आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आरपीएससी का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं
तो मित्रों मेरा रेफरल कोड मनोज10 आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 10% का फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए अपने पास जो सिलेबस उपलब्ध था उसकी फीस थी 8,000 क्या मित्रों 400 रुपये, 8,400 रुपये। और यदि आप इसे 10% डिस्काउंट के साथ खरीदते हैं तो ये 7,000 कुछ रुपए में आ जाता है आपके, ठीक है। इसका 10% का क्या मिल जाता है दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाता है, इस पर 10% का आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, 10% का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद मित्रों सभी को। ओके, धन्यवाद मित्रों सभी को, धन्यवाद। ये 7,560 रुपये मिल जाएगा आपको, 7,560 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, गुड नाइट।